नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की परतों को खोलने जा रहे हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को मतलब सीधे तौर पे प्रभावित करती है। किताब का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग और इसके लेखक हैं इयान टोहोफ्स्की। जी, इयान टोहोफ्स्की की खासियत यह है कि वो बहुत ही व्यवहारिक मतलब एकदम प्रैक्टिकल सेल्फ हेल्प गाइड लिखते हैं। और ये किताब उनकी सबसे मशहूर किताबों में से एक है और इसकी पॉपुलैरिटी का कारण शायद ये है कि ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी सच्चाई पर आधारित है। और वो सच्चाई क्या है? वो सच्चाई ये है कि हमारे ज्यादातर रिश्ते, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, उनकी क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि हम बातचीत कैसे करते हैं। किताब कहती है कि जीवन की कई बड़ी बड़ी समस्याएं असल में छोटी छोटी कम्युनिकेशन की गलतियों का एक तरह से नतीजा होती हैं। मतलब ये सिर्फ अच्छा बोलना सीखने के बारे में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किताब इस बात पर जोर देती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक कला है जिसमें सही माइंडसेट, अपनी भावनाओं को समझना और सबसे जरूरी शायद सामने वाले की दुनिया को समझने की कोशिश करना शामिल है। तो ये उन सभी के लिए है जो अपने रिश्तों में गहराई लाना चाहते हैं, काम पर ज्यादा असरदार बनना चाहते हैं या बस एक बेहतर और कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। किताब की शुरुआत एक ऐसे आइडिया से होती है जो पूरे कम्युनिकेशन का नजरिया बदल देता है। अच्छा, वो क्या है? लेखक इसे कहते हैं वास्तविकता का व्यक्तिगत नक्शा। वास्तविकता का व्यक्तिगत नक्शा? हाँ, सोचिए कि हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन हर कोई उस दुनिया को अपने अपने चश्मे से देखता है। ये चश्मा हमारे अनुभवों से, हमारी परवरिश से, हमारे विश्वासों से बना है। इसलिए किसी भी दो लोगों का दुनिया को देखने का जो मैप है वो कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। इसका मतलब है कि जिसे मैं सच मान रहा हूँ वो तो बस मेरे नक्शे का सच है, पूरी दुनिया का नहीं। एग्जैक्टली। और इसीलिए लेखक एक बहुत शक्तिशाली लाइन कहते हैं, नक्शा इलाका नहीं है। नक्शा इलाका नहीं है मतलब आपकी धारणा ही पूरी सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ उस सच्चाई का एक फिल्टर्ड वर्जन है। जिस पल हम ये समझ जाते हैं ना, हम बहस करना बंद कर देते हैं और समझना शुरू कर देते हैं। सही बात है। हम ये मान लेते हैं कि सामने वाला अपने नक्शे के हिसाब से बिल्कुल सही है। यहीं से सहानुभूति की शुरुआत होती है। और इसी से जुड़ा वो मशहूर 7%, 38%, 55% नियम है ना, कि हमारे शब्दों का महत्व सिर्फ 7% है। ये तो मैंने बहुत सुना है। हाँ, और लेखक इस बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि ये नियम हर तरह की बातचीत पर लागू नहीं होता। ये सिर्फ तब लागू होता है जब हम अपनी भावनाओं या एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हो। असल मुद्दा ये नहीं है कि शब्द बेकार है, असल मुद्दा है एक रूपता का। एक रूपता मतलब आपके शब्द जो कि 7% हैं, आपकी आवाज का लहजा यानी टोन जो 38% है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज 55%। ये तीनों एक ही कहानी कहनी चाहिए। अच्छा। अगर आप कहते हैं मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन आपकी आवाज एकदम सपाट है और आप आंखें नहीं मिला रहे, तो कोई भी आपके शब्दों पर यकीन नहीं करेगा। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज पर भरोसा करेंगे। संदेश में अगर विरोधाभास हो तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो देता है। समझ गए। तो नींव 3 बातों पर टिकी है। पहला, हर किसी का नक्शा अलग है, इसलिए जज मत करो। दूसरा, आपके शब्द, लहजा और बॉडी लैंग्वेज में तालमेल होना चाहिए। और तीसरा क्या है? और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो ये कि हर व्यवहार के पीछे एक सकारात्मक इरादा होता है। ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है। मतलब अगर कोई मुझ पे चिल्ला रहा है तो उसमें सकारात्मक इरादा कहाँ से आया? ये तो बस बुरा बर्ताव लगता है। किताब के मुताबिक वो चिल्लाना उस व्यक्ति की किसी गहरी जरूरत को पूरा करने की एक, कह सकते हैं, भद्दी कोशिश है। अच्छा। हो सकता है उसे सम्मान की जरूरत हो, सुने जाने की जरूरत हो या कंट्रोल महसूस करने की जरूरत हो। उसका तरीका गलत है पर इरादा अपनी किसी जरूरत को पूरा करना है। जब हम इस नजरिए से देखते हैं तो हम उस व्यक्ति के व्यवहार पर व्यक्तिगत हमला महसूस करने के बजाय उसकी जरूरत को समझने की कोशिश कर सकते हैं। वाह, ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। मतलब बातचीत की शुरुआत ये अलग जगह से होती है। बिल्कुल। और यहीं से हम बातचीत के आंतरिक खेल में आते हैं, यानी कुछ भी कहने से पहले अपने दिमाग में क्या तैयारी करनी है। किताब में 8 शक्तिशाली सवाल दिए गए हैं जो हमें खुद से पूछने चाहिए। सारे तो नहीं, लेकिन कुछ दिलचस्प उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। एक बहुत ही कारगर सवाल है
क्या मेरा संदेश सकारात्मक रूप से तैयार किया गया है? अक्सर हम कहते हैं गुस्सा मत करो या चिंता मत करो। हमारा दिमाग जो है वो न करने वाले आदेशों को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। सही है, वो मत को सुनता ही नहीं, सिर्फ गुस्सा पर फोकस करता है। बिल्कुल। इसके बजाय अगर हम कहें चलो शांत होकर बात करते हैं, तो हम दिमाग को एक स्पष्ट दिशा दे रहे हैं कि उसे क्या करना है। ये छोटा सा बदलाव है लेकिन बहुत असरदार लगता है। और कोई? एक और है, क्या मैं व्यक्ति पर हमला कर रहा हूँ या उसके व्यवहार पर? ये बहुत जरूरी है। हाँ, किसी को कहना तुम बहुत लापरवाह हो एक लेबल है। इससे सामने वाला तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन अगर आप कहें जब तुमने मीटिंग की रिपोर्ट टाइम पर नहीं भेजी तो मुझे प्रोजेक्ट की चिंता हुई, तो आप एक स्पेसिफिक व्यवहार की बात कर रहे हैं जिसे बदला जा सकता है। इससे बातचीत रचनात्मक बनी रहती है। और भावनाओं, खासकर गुस्से को काबू करने के बारे में क्या? ये तो बहुत लोगों का इशू है। हाँ, किताब कहती है कि गुस्सा कभी भी बाहरी घटना की वजह से नहीं आता, वो सिर्फ एक ट्रिगर होता है। अच्छा। असली वजह हमारी कोई अधूरी जरूरत होती है। तो इसका एक 4 स्टेप तरीका है। पहला, रुको, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, गहरी सांस लो। पॉज। दूसरा, अपनी भावना को पहचानो, क्या ये गुस्सा है, निराशा है या दुख है। तीसरा, अपनी अधूरी जरूरत को पहचानो, क्या मुझे सम्मान की जरूरत थी, क्या मुझे भरोसे की जरूरत थी। और चौथा, बिना आरोप लगाए मैं से शुरू करके अपनी जरूरत बताओ। जैसे जब ऐसा हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि। ये बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस की मांग करता है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि ये कैसे झगड़ों को रोक सकता है। किताब में एक बहुत ही सरल चीज का भी जिक्र है, मुस्कान। हाँ, और सिर्फ कोई भी मुस्कान नहीं, ड्यूशेन स्माइल। ड्यूशेन स्माइल? एक सच्ची मुस्कान जिसमें आपकी आंखें भी मुस्कुराती हैं। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। अच्छा। जब हम किसी को सच में मुस्कुराते हुए देखते हैं तो हमारा दिमाग भी वही भावना महसूस करने लगता है। ये तुरंत एक कनेक्शन बनाता है बिना एक भी शब्द कहे। ये एक तरह का बायोलॉजिकल हैक है। ठीक है, तो हमने अपनी मानसिकता ठीक कर ली, अपनी भावनाओं को समझ लिया, लेकिन असल बातचीत में हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जो सब कुछ खराब कर देती हैं? लेखक इन्हें बातचीत की बाधाएं या कम्युनिकेशन ब्लॉकर्स कहते हैं। और हम ये सब अनजाने में ही करते हैं। सबसे बड़ी बाधा है बिन मांगे सलाह देना। अक्सर लोग सिर्फ सुने जाना चाहते हैं, उन्हें समाधान नहीं चाहिए होता। ये तो मैं बहुत करता हूँ शायद। हम सब करते हैं। जब तक कोई सीधे सीधे ना पूछे तुम क्या सोचते हो, मुझे क्या करना चाहिए, तब तक सिर्फ सुनो और सहानुभूति दिखाओ। और एक और जो आपने कहा, दूसरों के वाक्य पूरे करना, ये अधीरता दिखाता है ना? जैसे मैं कह रहा हूँ जल्दी करो, मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। बिल्कुल। या फिर जज बन जाना, यानी ये तय करना कि क्या सही है और क्या गलत। ये सब बातचीत को बंद कर देते हैं। तो इनसे बचें कैसे? इनसे बचने के लिए किताब 5 सरल बूस्टर या आदतें बताती है। पहली है विराम, पॉज। हाँ, जवाब देने से पहले सिर्फ 2 से 5 सेकंड रुको। ये आपको सोचने का समय देता है और किसी को बीच में टोकने से रोकता है। 2 सेकंड, ये किया जा सकता है। और क्या? दूसरा, स्पष्टीकरण मांगो। ये मानने के बजाय कि आप समझ गए, पूछो जब आपने ये कहा तो आपका असल में क्या मतलब था। तीसरा, पैराफ्रेज करो, यानी सामने वाले की बात को अपने शब्दों में दोहराओ। अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो तुम ये कह रहे हो कि। ये दिखाता है कि आप सच में सुन रहे हैं। ये तो बहुत पावरफुल है। हाँ। चौथा तो सीधा है, ज्यादा सुनो कम बोलो। लेकिन 5वां बड़ा दिलचस्प है, 3 सेकंड की नजर। ये क्या है? ये थोड़ी एडवांस टेक्निक है। जब आपको लगे कि कोई पूरी बात नहीं बता रहा या कुछ छिपा रहा है, अच्छा, तो जब वो अपनी बात खत्म करे तो बिना कुछ कहे शांति से 3 सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखो। बस देखते रहो। हाँ, ये एक अजीब सा मौन पैदा करता है जो ज्यादातर लोगों के लिए असहज होता है, और वे उस चुप्पी को भरने के लिए और जानकारी देने लगते हैं। हाँ, ये सुनने में तो बहुत अजीब लेकिन साथ ही बहुत शक्तिशाली भी लग रहा है। मैं इसे आजमाने से थोड़ा डरूंगा, पर मैं समझ सकता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका शायद सबको इंतजार है। ये सब तरीके तब तक अच्छे हैं जब तक सामने वाला भी समझदार हो, लेकिन मुश्किल लोगों से कैसे निपटें? हाँ, ये किताब का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। पहला और सबसे बड़ा नियम है, मुश्किल लोगों को बदलने की कोशिश मत करो। कभी नहीं। ये नामुमकिन है। आप सिर्फ उनके व्यवहार पर अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं।
तो कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे वो लोग जो मजाक या ताने की आड़ में आप पर हमला करते हैं। लेखक उन्हें स्नैपर्स कहते हैं। ये पैसिव अग्रेसिव होते हैं। इनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है इनके व्यवहार को सबके सामने लाना। जब वो कोई ताना मारे तो उनसे सीधे पूछें, तुमने जो कहा उसका क्या मतलब था, या जब तुम ऐसा कहते हो तो तुम असल में क्या कहना चाह रहे हो। रोशनी पड़ते ही वे पीछे हट जाते हैं। उन्हें स्पॉटलाइट में ले आओ। एग्जैक्टली। और वो जो अचानक फट पड़ते हैं, चिल्लाने लगते हैं, उन्हें किताब एक्सप्लोडर्स कहती है। इनके साथ बहस करना आग में घी डालने जैसा है। सबसे असरदार तरीका है उन्हें अपना गुस्सा निकालने देना और फिर उनकी लंबी चौड़ी बातों में से किसी एक छोटे से सच से सहमत हो जाना। हाँ, जैसे हाँ तुम सही हो, रिपोर्ट में वो डेटा पॉइंट वाकई गलत था। ये उन्हें एकदम से निहत्था कर देता है क्योंकि वे प्रतिरोध की उम्मीद कर रहे होते हैं। एक बार जब वे शांत हो जाएं, तब आप असल मुद्दे पर बात कर सकते हैं। ये तो उल्टा सोचने जैसा है, वो चालाकी भरा। और उन लोगों का क्या जो हर बात पर हावी होने की कोशिश करते हैं, जिन्हें किताब में शायद स्टीम रोलर्स कहा गया है। हाँ, स्टीम रोलर्स। वो आपकी बात काटेंगे, आपको बोलने नहीं देंगे। इनके साथ आपको थोड़ा दृढ़ रहना होगा। उन्हें अपनी बात खत्म करने दें और फिर दृढ़ता से कहें, मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरी सुने। और अपनी बात कहें, भले ही वो बीच में टोकने की कोशिश करे। और उन लोगों का क्या जो हर बात में शिकायत करते रहते हैं, कंप्लेनर्स के साथ लोग गलती ये करते हैं कि तुरंत समाधान देने लगते हैं। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चले जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये लोग समाधान चाहते ही नहीं, ये सिर्फ सहानुभूति चाहते हैं। तो पहला कदम है सुनो, उनकी बात से सहमति जताओ। हाँ, ये वाकई बहुत निराशाजनक स्थिति है। जब उन्हें लगे कि आपने उन्हें सुन लिया है, तब धीरे से बातचीत को समाधान की तरफ मोड़ो। उनसे पूछो, तो तुम्हें क्या लगता है इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। इन सभी रणनीतियों में एक बात कॉमन लग रही है, शांत रहना और उनके व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से ना लेना। ये सब उनके अपने नक्शे और अधूरी जरूरतों के बारे में है, मेरे बारे में नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही पूरी किताब का सार है। किताब में भाषा को लेकर भी कुछ बातें हैं ना, कि कैसे छोटे छोटे शब्द बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। हाँ, बहुत बड़ा फर्क। जैसे हमें बात करने की जरूरत है, ये वाक्य सुनते ही ज्यादातर लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। हाँ, लगता है अब डांट पड़ने वाली है ना। उन्हें लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। इसकी जगह अगर आप कहें, मैं एक मामले में तुम्हारी मदद चाहता हूँ, तो ये ज्यादा सहयोगात्मक लगता है। इसी तरह काम पर यह अन्यायपूर्ण है कहने के बजाय, मुझे लगता है कि मेरे साथ समान व्यवहार नहीं किया गया, कहना ज्यादा प्रभावी है। अन्याय एक भावनात्मक आरोप है, जबकि असमान व्यवहार एक ठोस मुद्दा है जिस पर चर्चा हो सकती है। किताब में स्लाइट ऑफ माउथ जैसी एक एडवांस तकनीक का भी जिक्र है, ये क्या है? जरूर। स्लाइट ऑफ माउथ का मूल विचार है किसी की सीमित करने वाली धारणा को सिर्फ भाषा का इस्तेमाल करके बदलना। अच्छा। इसमें 14 अलग अलग पैटर्न्स हैं, लेकिन एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई कहता है, मैं कभी भी एक अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकता क्योंकि मैं बहुत घबरा जाता हूँ। ठीक है। आप उनकी इस धारणा को चुनौती दे सकते हैं। आप कह सकते हैं, तो क्या आप कह रहे हैं कि जब तक आप घबराना पूरी तरह से बंद नहीं कर देते, तब तक आप एक अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते? ये उनके कारण और प्रभाव के तर्क को तोड़ता है। अब बस उनकी सोच को एक नए फ्रेम में डाल रहे हैं। ये तो दिमाग को घुमा देने वाला है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। अच्छा, अब बात करते हैं गहरे संबंध बनाने की। फीडबैक और तालमेल, मतलब रैपो के बारे में किताब क्या कहती है? फीडबैक के लिए किताब मशहूर सैंडविच मॉडल का सुझाव देती है। सैंडविच मॉडल? ये बहुत आसान है। पहले कुछ सच्ची तारीफ करें, फिर सुधार के लिए ठोस और व्यवहार आधारित सुझाव दें, और अंत में एक और पॉजिटिव और उत्साह बढ़ाने वाली बात के साथ खत्म करें। मतलब ब्रेड, फिर फिलिंग, फिर ब्रेड। तारीफ, सुधार और फिर प्रोत्साहन। ठीक है। और रैपोर या तालमेल, ये क्या है और इसे कैसे बनाते हैं? रैपोर दो लोगों के बीच विश्वास और समझ का एक अदृश्य कनेक्शन है। इससे बनाने का एक सूक्ष्म तरीका है मैचिंग और मिररिंग। ये नकल करना नहीं है, ये धीरे से सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, बैठने का तरीका या बात करने की गति से तालमेल बिठाना है। अच्छा। अगर वो धीरे बोल रहे हैं तो आप भी थोड़ा धीरे बोलें। अगर वो आगे झुककर बात करें तो आप भी थोड़ा आगे झुक सकते हैं। ये उनके अवचेतन मन को संकेत देता है कि ये व्यक्ति मेरे जैसा है
और इससे विश्वास पैदा होता है। किताब में आंखों की हरकतों के बारे में भी कुछ है ना, कि वो क्या बताती हैं? हाँ, आई एक्सेसिंग क्यूज। ये एक आइडिया है कि जब हम सोचते हैं तो हमारी आंखों की हरकतें बताती हैं कि हम दिमाग के किस हिस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ज्यादातर लोगों के लिए जब वे कुछ याद कर रहे होते हैं, जैसे कल नाश्ते में क्या खाया था, तो उनकी आंखें ऊपर और बाईं ओर जाती हैं। और जब वे कुछ कल्पना कर रहे होते हैं, जैसे एक गुलाबी हाथी, तो उनकी आंखें ऊपर और दाईं ओर जाती है। तो क्या इससे हम झूठ पकड़ सकते हैं? लेखक सावधान करते हैं कि ये झूठ पकड़ने की कोई अचूक मशीन नहीं है, लेकिन ये समझने में मदद कर सकता है कि कोई व्यक्ति जानकारी को कैसे प्रोसेस कर रहा है। क्या वो विजुअल है, सुनने वाला है या महसूस करने वाला है। ये आपको अपनी बात को उनके अंदाज में ढालने में मदद कर सकता है। ठीक है, अब अंत में इन सब स्किल्स को असल दुनिया में कैसे इस्तेमाल करें, जैसे नेटवर्किंग या प्रेजेंटेशन देते समय? प्रेजेंटेशन के लिए सबसे बड़ी सलाह है, तैयारी करो पर रटो मत। रटो मत? हाँ, अपने मुख्य बिंदुओं की एक रूपरेखा बनाओ, लेकिन शब्दों को रटो मत। इससे आप ज्यादा स्वाभाविक लगेंगे और अगर कुछ भूल भी गए तो पूरी स्पीच खराब नहीं होगी। और लोगों के नाम याद रखने की आदत, ये तो बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल है पर बहुत जरूरी है। किताब इसके लिए 5 कदम बताती है। पहला, तय करो कि याद रखना है। दूसरा, जब नाम सुने तो ध्यान दो। तीसरा, बातचीत में उसे दोहराओ। चौथा, उस नाम को किसी चीज से जोड़ो। और 5वां, अगर भूल जाओ तो दोबारा पूछने में शर्माओ मत। और नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ बिजनेस कार्ड बांटना नहीं है। इसका असली मतलब है रिश्ते बनाना। हमेशा पहले मदद करने या वैल्यू देने की सोचो। जब आप बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करते हैं तो पारस्परिकता का नियम कहता है कि वो भी स्वाभाविक रूप से आपकी मदद करना चाहेंगे। ये सब बहुत जानकारी भरा था। अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें और कोई कल से ही अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहे तो उसे कहां से शुरू करना चाहिए? 2-3 सबसे जरूरी बातें क्या होंगी? मेरे हिसाब से सबसे आसान और सबसे असरदार शुरुआत है 2 सेकंड का विराम। वो पॉज? हाँ, किसी भी बातचीत में, खासकर मुश्किल वाली में, जवाब देने से पहले बस 2 सेकंड रुकें। ये छोटी सी आदत आपको आवेग में प्रतिक्रिया करने से बचाएगी। ठीक है, ये तो किया जा सकता है। और दूसरी है मानसिकता में बदलाव। ये मानना शुरू करें कि हर किसी के व्यवहार के पीछे एक सकारात्मक इरादा है, भले ही वो आपको तुरंत समझ ना आए। ये आपको कम निर्णयात्मक और ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण बना देगा। ये मुश्किल लोगों से निपटने के लिए एक सुपर पावर है। और शायद सबसे जरूरी, सुनना। बिल्कुल, सक्रिय रूप से सुनने को अपनी प्राथमिकता बनाएं। हम अक्सर जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। सही बात है। जब कोई बात कर रहा हो तो अपने दिमाग में अपना जवाब तैयार करने के बजाय सच में उनकी बात को समझने की कोशिश करें। पैराफ्रेजिंग और स्पष्टीकरण मांगना इसमें आपकी मदद करेगा। जो लोग सच में सुनते हैं वे सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सम्मानित होते हैं। तो अगर हमें इस किताब से 3-4 मुख्य बातें याद रखनी हो तो वे होंगी: पहला, सहानुभूति सब कुछ है, समझो कि हर किसी का नक्शा अलग है। दूसरा, आपके शब्द, लहजा और बॉडी लैंग्वेज एक ही कहानी कहनी चाहिए। बिल्कुल। तीसरा, मुश्किल बातचीत में इंसान पर नहीं उसके व्यवहार पर ध्यान दो। और चौथा, सुनना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एकदम सही। और एक अंतिम विचार जिस पर श्रोता सोच सकते हैं, आपके संचार की गुणवत्ता ही आपके जीवन की गुणवत्ता तय करती है। वाह। हर बातचीत बेहतर बनने और गहरे मानवीय संबंध बनाने का एक मौका है। इसे एक तकनीकी स्किल की तरह नहीं, बल्कि अपने जीवन को और समृद्ध बनाने के एक तरीके के रूप में देखें। ऐसी और भी शक्तिशाली किताबों के व्यावहारिक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।